नमस्कार। हम सभी के अंदर एक कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है और आज के दौर में जब कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स उपलब्ध हैं, बहुत सारे अवसर हमें मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इस प्रतिभा को ना पता लगाएँ। तो यह प्रतिभा संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें कुंडली में क्या-क्या देखना चाहिए, कौन-कौन से ग्रह देखने चाहिए, कौन-कौन से हाउसेस देखने चाहिए, यह सब हमें पता होना चाहिए। और आज का जो वीडियो मैंने लिया है वो इसी क्षेत्र पे लिया है क्योंकि मौजूदा दौर में यह देखने में आ रहा है कि कराओके सिंगिंग जो है उसका प्रचार-प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कई लोग जो हैं इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके अपने गायकी के हुनर को निखार रहे हैं। तो क्यों ना हम ज्योतिषी से भी ये पता लगा के देखें कि क्या गायक या गायिका बनने का योग हमारी कुंडली में उपस्थित है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसके लिए शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र जो है वो कला का अभिव्यक्ति का कारक है, किसी भी तरीके के परफॉर्मेंस का कारक है, संगीत के साथ जुड़ा हुआ यह ग्रह माना जाता है। दूसरा ग्रह देखना पड़ेगा वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे माइंड से जुड़ा है, हमारे इमोशंस से जुड़ा है। उसके बाद जो हमारे अंदर भावनाओं का उतार चढ़ाव चलता होता है, यह भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। तो ये तो हो गए दो मुख्य ग्रह जो हमें इस योग के लिए देखने चाहिए। इसके बाद हमें किन किन हाउसेस पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो है वो स्पीच का हाउस होता है। सेकंड हाउस हमारी आवाज़ को भी प्रदर्शित करता है। ये तो है ही कि लग्न और लग्नेश को तो हमें देखना ही होगा। तो सेकंड हाउस की स्थिति क्या है, सेकंड हाउस के लॉर्ड की स्थिति क्या है, सेकंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी क्या अवस्था है, क्या वो उच्च क्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्रीय, यह सब हमें चेक करना चाहिए। इसके बाद हमें दूसरा जो हाउस आता है वो है हमारा तीसरा भाव। यदि हम भावात भावम से भी देखते हैं तो दूसरे का दूसरा कहलाएगा ये। तो ये करेश को दिखाता है, ये हमारी प्रदर्शन क्षमता को भी दिखाता है। और यदि हम काल पुरुष की कुंडली को उठाते हैं तो ये जो तीसरा भाव होता है यह हमारे गले के साथ जुड़ा हुआ देखा जाता है। तो इस भाव के स्वामी की स्थिति भी देखनी होगी। फिर हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी क्रिएटिविटी का है। फिफ्थ हाउस जो है वो ना एक प्रकार से स्टेज परफॉर्मेंस का भी देखा जाता है कि आप जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वह लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, यह चीज़ भी यहाँ से देखनी होगी। इसके बाद यदि हम अगले हाउस पे बात करते हैं तो 10वां और 11वां। यदि हम संगीत को करियर बना रहे हैं या करियर बनाने का हमारी इच्छा है और ऐसा कोई योग यदि उपस्थित है तो निश्चित रूप से लग्न या लग्नेश का संबंध इस 10वें भाव से होगा। इसके अलावा इस हाउस से जुड़े हुए जो प्लैनेट्स रहेंगे उनका संबंध दूसरे हाउस के साथ भी होगा। तो ये भी हमें देखना होगा। और वैसे 11th हाउस देखना होगा, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वह हमारे लाभ का है, 11th हाउस नेटवर्क का है, 11th हाउस सोशल लाइफ का है। तो कुल मिला के हमको सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ, 10th और 11th इतने हाउसेस हमें मुख्य रूप से देखना चाहिए जब हम इस योग को कुंडली में जांच रहे हैं तब। इसके अलावा हमें बुध की स्थिति पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि बुध यदि हम देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी बनता है। बुध वाणी का भी कारक है, बुध उच्चारण का कारक है, मॉड्यूलेशन का कारक है। और हम सभी जानते हैं कि संगीत के क्षेत्र में ताल का बहुत महत्व होता है। जैसे शुक्र से हम सुर देखते हैं, चंद्रमा से भावनाएं देखते हैं, वैसे हम मरकरी से ताल देखते हैं। तो जब सुर और ताल मिलते हैं तभी संगीत बनता है। तो मरकरी की स्थिति को कुंडली में जांचना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ नक्षत्र भी होते हैं जो इस योगा को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि कोई प्लैनेट इस नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो वह इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं संगीत के क्षेत्र के साथ व्यक्ति जुड़ा होगा। तो ये जो नक्षत्र होते हैं इसमें रोहिणी, भरणी, कृतिका, पुष्य, श्रवण, रेवती और स्वाति नक्षत्र माने गए हैं। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, तो 3 हमें मुख्य रूप से ग्रह देखने हैं, शुक्र, चंद्रमा और तीसरा हो गया बुध। इसके अलावा हमें गुरु को भी देखना है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु क्लासिकल सिंगिंग के साथ जुड़ा होता है। संगीत की जो समझ है वो हमें गुरु से मिलती है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति को समझ बहुत होती है लेकिन सुर नहीं होता, लेकिन कई बार सुर होता है और समझ नहीं होती। इसके बाद हमें जो हाउसेस देखने हैं वो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th और 11th। 10th और 11th हमें तब चेक करने हैं कि जब हम संगीत को या म्यूज़िक को अपने करियर के रूप में चूज़ कर रहे हैं तब।
इसके बाद ये जो कुंडली में योग आया है ये कब फलीभूत होगा, तो इसके लिए हमें दशा कौन सी मिलनी चाहिए। तो शुक्र की दशा मिल जाए, चंद्रमा की दशा मिल जाए, राहु की दशा मिल जाए, यदि हम मीडिया प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं, या आप सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ या टेंथ लॉर्ड के दशा मिल जाए, टेंथ हाउस के लॉर्ड की दशा मिल जाए, तो कहीं ना कहीं यदि यह योग कुंडली में है तो वह फलीभूत निश्चित रूप से होगा। तो ये तो हो गई थ्योरी वाली बात। अब हम इसे उदाहरण कुंडली के ऊपर लगा के देखते हैं कि क्या ये जो नियम हमने समझे हैं वह टैली कर सकते हैं कुंडली पे, क्या ऐसा होता है, उन नियमों का क्या असर होता है, ये सब हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं पहली उदाहरण कुंडली। तो ये जो उदाहरण कुंडली आपके सामने है मेष राशि और मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश का प्रभाव लग्न पे पड़ रहा है, एरीज लग्न है, तो निश्चित रूप से नेटिव काफ़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट होगा और स्ट्रांग होगी पर्सनालिटी। यह बात तो समझ में आ रही है। चंद्रमा जो है ये खुद मेष राशि का है, तो मेष राशि के चंद्रमा वाले व्यक्ति काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, अपनी चीज़ को पाने के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं, मेहनती होते हैं। इसके बाद बाकी ग्रहों को देखेंगे तो सूर्य स्व राशि का है, ये फिफ्थ हाउस में है, तो स्टेज परफॉर्मेंस एट्सेट्रा क्रिएटिविटी यहाँ पर सूर्य का होने की वजह से व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा। वीनस की बात करें तो वीनस नीच का होके सिक्स्थ हाउस में जा रहा है, लेकिन साथ में जुपिटर भी बैठा हुआ है। जुपिटर एक शुभ ग्रह है। जुपिटर जो है वो विजडम का कारक है, और इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति को संगीत के सुरों की समझ होना, संगीत का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि उसका एक अच्छा गला होना होता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड हाउस की, तो वह सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस है। थर्ड हाउस का लॉर्ड बन रहा है मरकरी। मरकरी यद्यपि कॉम्बस्ट है, लेकिन उसको हाउस प्लेसमेंट अच्छी मिली है, फिफ्थ हाउस पे गया हुआ है। राहु की बात करेंगे जो कि किसी भी तरीके के प्रसिद्धि को शो करता है, तो वह 11th हाउस में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा है। और इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे स्थित राहु जो है सोशल नेटवर्क के थ्रू व्यक्ति को पॉपुलैरिटी दिलवाने का काम करता है। मून को यदि हम देखें तो मून जो कि एक्सप्रेशंस को शो करता है, वॉइस के इमोशनल वाइब्रेशन ऑफ वॉइस हम मून से देखते हैं। तो मून यहाँ पे जो बैठा है उसका जो नक्षत्र बन रहा है वो आप देखेंगे तो मून का नक्षत्र बन रहा है यहाँ पर भरणी। तो भरणी नक्षत्र में होने की वजह से व्यक्ति की जो वॉइस होगी वो इंटेंस होगी, एक्सप्रेशन काफ़ी पैशनेट होंगे, ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने की क्षमता इस व्यक्ति के पास होगी। बोल्ड स्टाइल सिंगिंग भी होगी क्योंकि फायरी साइन में मून है। मरकरी जो कि रिदम को, पिच को, टाइम को और साथ में टाइमिंग्स को सॉरी और साथ में वॉइस मॉड्यूलेशन को भी शो करता है। तो यह सी राशि में होने की वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पावरफुल रहेगा, लेकिन वह कॉम्बस्ट है। कॉम्बस्ट होने की वजह से डिलेड सक्सेस होना या डिलेड इस तरीके की पहचान मिलना अपने आवाज़ के लिए या लोगों तक पहुंचने में टाइम लगना, यह इसमें हो सकता है। D1 यहाँ पे ऐसा बता रहा है। इसके बाद हम अगले ग्रह को देखेंगे तो सैटर्न। तो सैटर्न यहाँ पे 10th और 11th हाउस का लॉर्ड बन के 10th हाउस में बैठा है, अपनी ही राशि का बैठा हुआ है। सैटर्न रेट्रो भी है, और सैटर्न का नक्षत्र देखेंगे तो वो है श्रवण। तो श्रवण नक्षत्र भी कहीं ना कहीं लिसनिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि संगीत जो है ये पहले सुनना है, समझना है और फिर सीखना है, और बाद में उसको डिलीवर करना होता है। तो वहाँ पे ये सैटर्न का होना 10th हाउस में इस बात को दिखा रहा है कि व्यक्ति को जो सक्सेस मिलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। एस्पेक्ट वाइज भी देखेंगे तो सैटर्न की भी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, और सैटर्न की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस के ऊपर। 7th हाउस भी 10 से 10th होता है, अगेन करियर को शो कर रहा है, और वहाँ पे लग्नेश भी बैठा हुआ है। इसके बाद जुपिटर की दृष्टि की बात करते हैं तो जुपिटर सेकंड हाउस पे अपना एस्पेक्ट डाल रहा है, और सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ भी बैठा है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को सेकंड हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे, शुभ मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम आते हैं अगली चीज़ पर, वो है D9। तो D9 में भी मरकरी, वीनस और मून, ये तीन जो ग्रह है ये साथ में बैठे हैं। मरकरी जो है D1 में कॉम्बस था, वो यहाँ पे स्वराशि का हो गया। तो ये तीनों शुभ ग्रह, और तीनों ही ग्रह इस गायन के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए मुख्य ग्रह माने जाते हैं। इन सब का साथ में होना, सेकंड हाउस में होना, और यदि हम काल पुरुष की कुंडली का उठाते हैं तो सिक्स्थ हाउस जो कि जॉब, डेली रूटीन एट्सेट्रा को शो कर रहा है, तो वहाँ पे इसका होना। D1 के 10th हाउस का लॉर्ड
सेकंड हाउस में होना, ये इस बात को निश्चित रूप से दिखा रहा है कि संगीत इस व्यक्ति का करियर होगा, और ऐसा है भी। और यदि हम D1 में भी देखते हैं तो वीनस जुपिटर का वर्गों में होना, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है म्यूज़िकल टैलेंट और स्किल रिफाइनमेंट के लिए, क्योंकि वीनस जहाँ आर्टिस्टिक एबिलिटी म्यूज़िकल टेस्ट को शो करता है, वहाँ पे जुपिटर जो है वो क्लासिकल ग्राउंडिंग को शो करता है, डेप्थ इन म्यूज़िक को शो करता है। तो ये दोनों का साथ में यहाँ पर बैठना 6th हाउस में ये दिखा रहा है कि व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होगा, जो उसका जिसको हम जॉब कह सकते हैं, जॉब भी नहीं कहना चाहिए, उसका जो डेली रूटीन होगा वो कला क्षेत्र के साथ जुड़ा होगा। 7th हाउस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को भी शो करता है, वहाँ पे मार्स का बैठना इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लग्नेश जो है वो 7th हाउस में जब जा रहा है, जो 10 से 10th बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव ड्राइव और डायनामिक एंगेजमेंट विथ कोलैबोरेटर्स, कंपोजर्स, डायरेक्टर्स, इन चीज़ को शो करता है। तो दैट इज़ ऑल्सो क्रूशियल फॉर प्लेबैक सिंगिंग। 11th हाउस के बारे में हमने देख लिया कि 11th हाउस में राहु है, तो एक यूनिक रिकॉग्नाइजेशन आपको देगा, पॉपुलैरिटी, मास अपील को ये शो करता है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन शो बिज कैरियर कि एकदम सडन राइज हो गया, लेकिन राहु का राइज ये होता है कि वो सडन राइज देगा, कभी कभी नहीं भी देगा, अप एंड डाउन्स चलेंगे, लेकिन राइज तो देगा। सैटर्न के बारे में आपको बता दिया मैंने कि कैप्रिकॉन साइन में सैटर्न का बैठना डिसिप्लिन को शो करता है, जो कि रिकॉग्नाइज सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और किसी भी प्रोफेशन के लॉन्गेविटी के लिए भी ज़रूरी है कि डिसिप्लिन रहे। और संगीत जैसे क्षेत्र में जहाँ पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, यदि आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पे सैटर्न हेल्प करेगा। D9 के बाद भी हमने यहाँ पर कर ली। तो कुल मिला के यह कुंडली किसी ऐसे व्यक्ति की निश्चित रूप से है जिसका संबंध कला के क्षेत्र से, जिसका संबंध गायन के क्षेत्र से है। अब ये जो कला या गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को प्रसिद्धि कब मिली होगी, कब उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला होगा, तो उसके लिए कौन से ग्रहों की दशाएं आनी चाहिए। तो वह यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, राहु की दशा, जुपिटर की दशा, ये दशाएं जब आएंगी, महादशाएं, अंतरदशाएं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को पॉपुलैरिटी मिलेगी। जैसे चंद्रमा में वीनस आ गया, चंद्रमा में मरकरी की अंतरदशा आ गई, या मार्स में वीनस, मार्स में मून आया, राहु वीनस, राहु मून, राहु मरकरी, इसमें भी मिल सकती है। और ग्लोबल रिस्पेक्ट की बात करें तो जुपिटर वीनस, जुपिटर मून में भी मिल सकती है। तो यह जो कुंडली है ये सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी की कुंडली है, और उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि उनका जो सिंगिंग था वो दैट इज़ वर्सेटाइल सिंगिंग माना जाता है। सभी क्षेत्रों में सभी तरीके के गाने उन्होंने बड़े खूबसूरती से के साथ निभाए हैं। उनका नाम जिस आदर और सम्मान के साथ इस क्षेत्र में लिया जाता है वो हम सबसे छुपा नहीं है। इस तरीके से हम उदाहरण कुंडली जो हमने ली पहली वाली, तो ये तो मैंने सुप्रसिद्ध व्यक्ति की ली है। अगली एक और कुंडली में लेने जा रही हूँ, यह भी एक ऐसे ही स्टार की है। आइए उस पर फोकस करें। अभी जो दूसरी उदाहरण कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर है वो कर्क लग्न की कुंडली है। यहाँ पे यदि हम लग्नेश की स्थिति देखते हैं तो लग्नेश जो है वो एक तो राहु केतु एक्सिस में आ रहा है, और उसके बाद वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, उसके साथ वीनस भी है, जुपिटर भी है, मरकरी भी है। और इसके बाद बाकी ग्रहों की स्थिति हम देखेंगे तो 11th हाउस में मार्स बैठा हुआ है। मार्स इस कुंडली के लिए योग कारक है, 5th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा है। 5th हाउस पे एस्पेक्ट भी दे रहा है, और मार्स के ऊपर सैटर्न का भी एस्पेक्ट आ रहा है। सैटर्न जो है इस कुंडली में रेट्रो है, वो अमात्य कारक भी है, और आत्मा कारक ग्रह यहाँ पे मरकरी बन रहा है। अब यदि हम बात करते हैं सिंगिंग योगा की, तो यदि हमको देखना होगा उसके लिए सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बन रहा है सूर्य, और सूर्य को आप देखेंगे तो वो उच्च का है और 10th हाउस में बैठा है। तो यहीं पे क्लियर हो रहा है कि सेकंड हाउस का संबंध जो है वो 10th हाउस से आ गया, तो व्यक्ति आवास के क्षेत्र में आवास का उपयोग करके अपना कर्म क्षेत्र करेगा। इसके बाद हम थर्ड हाउस की बात करते हैं, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड बन रहा है मरकरी। मरकरी यहाँ पे आत्मा कारक है, और मरकरी के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यह रिदम को कंट्रोल करता है, वॉइस मॉड्यूलेशन पर इसका अधिकार होता है, प्रोनाउंसिएशन, वाणी का कारक है मरकरी, और वह बैठा हुआ है 9th हाउस में, अपने हाउस पे फिर यह दृष्टि डाल रहा है। फिर हम बात करते हैं 5th हाउस की, क्योंकि 5th हाउस जो है वो स्टेज परफॉर्मेंस का है, क्रिएटिविटी का है, तो वहाँ पे शनि बैठा है। तो शनि बैठने की वजह से यह हो सकता है कि व्यक्ति को लेट एज में स्टेज रिकॉग्नाइजेशन मिले, लेकिन जो मिलेगा वो स्टेबल होगा।
अब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की बात करें तो वह अच्छे भाव में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है। उसके बाद वृषभ राशि में बैठा है जो कि अगेन शुक्र की राशि है, और फिफ्थ हाउस पर उसके लॉर्ड की दृष्टि भी पड़ रही है। अब बात करते हैं हम टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस का लॉर्ड भी आप देखेंगे तो 11th हाउस में चला गया जो कि मार्स बन रहा है। तो यह भी अच्छी स्थिति है क्योंकि 10th और 11th का संबंध आ गया। 11th हाउस जो होता है वो गेन का होता है। इसके बाद यदि हम भाग्येश की बात करते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ होना भी जीवन में बहुत ज़्यादा, कई बार भाग्य कमज़ोर हो, सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। तो यहाँ पे गुरु है भाग्येश, और वो स्वराशि का बैठा है, भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो जुपिटर है उसका जो नक्षत्र है वो भी बुध का नक्षत्र है, और बुध या रेवती नक्षत्र जो है यह भी कहीं ना कहीं सिंगिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद चंद्रमा की बात करें जो कि हमारे भावनाओं का कारक है, इमोशनल वाइब्रेशंस का कारक है, तो वह भी जल तत्व राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि जो सुरों की अभिव्यक्ति होगी वो भावपूर्ण होगी, जिनका भी यह चार्ट होगा। और दूसरी बात यह है कि वीनस यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ है जो कि सूर्य का कारक है। वीनस फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है, साथ में 11th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है। फोर्थ हाउस जो है वो पब्लिक का है, 11th हाउस भी जो है वो नेटवर्क का है, सोशल नेटवर्क को भी शो करते हैं इससे। तो इसका उच्च का होना यह भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि व्यक्ति को ऑडियंस से भरपूर सपोर्ट मिलेगा, या आप यूँ कह लीजिए कि दर्शकों की दाद मिलेगी, जिसे हम कहते हैं गायन के क्षेत्र में, तो वह निश्चित रूप से इन्हें मिलेगी। इसके बाद यदि हम D9 पे भी थोड़ा फोकस करते हैं तो D9 में भी आप देखेंगे कि वीनस यद्यपि नीच का बना है लेकिन बैठा अच्छी जगह है, और साथ में चंद्रमा बैठा है, मतलब मून और वीनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। उसके ऊपर यदि दृष्टि की बात करें तो मरकरी की दृष्टि पड़ रही है, सैटर्न की भी दृष्टि पड़ रही है, और सैटर्न D9 का लग्नेश भी बन रहा है और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है। D9 का यदि हम फिफ्थ लॉर्ड की बात करते हैं वो भी वीनस बन रहा है, वो अगेन अपने से पांचवा गया है और बैठा भी अच्छी जगह है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। और वीनस यहाँ पे 10th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है। 11th हाउस के लॉर्ड की बात करते हैं मार्स, तो वह फिर से थर्ड हाउस में बैठ गया, मरकरी के साथ है। मरकरी भी जो है वो सिंगिंग योगा के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसके बाद हमें देखना होगा राहु, क्योंकि राहु जो होता है वो प्रसिद्धि का कारक माना जाता है। राहु जो है ये माइक्रोफोन, रिकॉर्डिंग, इन सब का भी जो जिम्मेदारी है वो राहु के ऊपर ही आती है। राहु पॉपुलर रिच को शो करता है, राहु यूनिक स्टाइल को शो करता है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच राहु की मानी जाती है। मैंने जो ग्रहों के ऊपर वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने हर ग्रह के एक खासियत क्या होती है उसके बारे में बताया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो राहु के साथ जब प्लैनेट्स का क्लस्टर होता है तो निश्चित रूप से राहु उन सारे ही ग्रहों की क्वालिटीज़ को एम्पलीफाई कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 9th हाउस में ये क्लस्टर बन रहा है, तो वीनस की जो क्वालिटी है, वीनस यहाँ ऑलरेडी उच्च का है, उसको राहु ने और एम्पलीफाई कर दिया। मरकरी भी वहाँ है, जुपिटर भी वहाँ है, जुपिटर भी अपने साइन में बैठा है। जुपिटर जो होता है स्ट्रॉन्ग क्लासिकल सेंस को शो करता है, जैसे शास्त्रीय गायन में जैसे राग, अलंकार एट्सेट्रा ये चीज़ें होती हैं, तो इन सब का नॉलेज शो करने का काम जो है वो जुपिटर के पास है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है। बिना ज्ञान के कोई भी विद्या नहीं मिलती है, और संगीत भी एक प्रकार से ज्ञान के साथ ही जुड़ा हुआ जो विधा मानी गई है। तो इस वजह से भी आप देखेंगे कि राहु यहाँ पर बैठना, राहु का ये अपने आप में इस बात को शो कर रहा है कि जो ग्रहों के कारकत्व है वो काफ़ी बढ़ चढ़ जाएंगे, और उस वजह से आप देखेंगे कि जो भी सिंगर का ये चार्ट है तो उनको पब्लिक की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन निश्चित रूप से मिलेगा। फिर यदि हम मार्स की बात कर लें यहाँ पे, क्योंकि मार्स जो होता है वो ब्रीदिंग कैपेसिटी को, हमारे लंग्स कैपेसिटी को भी शो करता है, एनर्जी को शो करता है। तो मार्स यहाँ पर रोहिणी के नक्षत्र में है और टॉरस साइन में बैठा है। तो रोहिणी नक्षत्र में आगे जैसे कि मैंने आपको नक्षत्रों के योग पहले बताए थे, तो उसमें भी रोहिणी का नाम आता है। तो रोहिणी का जो स्वामी बनता है वो भी चंद्रमा है, और चंद्रमा अगेन जो है वो सिंगिंग योगा के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति का ब्रीथ कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग नोट्स के लिए जो ज़रूरी होता है वो कैपेसिटी इनके अंदर निश्चित रूप से होगी। तो कुल मिला के लिए आप चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि मून, जुपिटर, वीनस
जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और लग्नेश खुद चंद्रमा बन रहा है, वो जो उच्च के शुक्र के साथ बैठा है, तो यहीं पे क्लियर हो रहा है कि बहुत आर्टिस्टिक मेलोडी इनकी होगी और इंट्यूशन और पॉपुलैरिटी इन्हें भरपूर मिलेगी क्योंकि साथ में राहु बैठा है। ब्रीथ कंट्रोल इन्हें मार्स दे रहा है और डिसिप्लिन डिसिप्लिन इन्हें सैटर्न दे रहा है। सैटर्न की वजह से घंटों रियाज़ करना, उसके बाद पेशेंस रखना, ये सब चीज़ें शनि की तरफ से मिलती है। हार्ड वर्क शनि की तरफ से मिलता है जो कि इनके 5th हाउस में बैठा हुआ है। और मरकरी भी जो है वो 9th हाउस में, यद्यपि मरकरी नीच का है लेकिन उनका नीच भंग हो चुका है। तो ये जो चार्ट हमने अभी डिस्कस किया है वो भी प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह जी का चार्ट है और उनकी वर्सेटाइल सिंगिंग से हम सभी भली भांति परिचित है। सफलता का जो मुकाम वो हासिल कर रहे हैं वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। इसके बाद एक और चार्ट पे हम नज़र डालेंगे। यह चार्ट जो होगा ये कॉमन मैन का रहेगा और हमें इसमें पता लगाना है कि क्या सिंगिंग योगा इसमें प्रेजेंट है या नहीं, और ये काम आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ इसमें हिंट दूंगी। तो आइए नज़र डालते हैं अगले चार्ट पर। अब ये जो उदाहरण कुंडली मैंने उठाई है ये मेरे डेटा रिकॉर्ड से मैंने उठाई है। अब मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश की स्थिति आप देखते हैं तो लग्नेश यहाँ पे 11th हाउस में अगेन प्लैनेट्स के क्लस्टर में है, राहु केतु एक्सिस में है। चंद्रमा का एस्पेक्ट भी उसके ऊपर पड़ रहा है और चंद्रमा को आप देखेंगे तो वह सेकंड लॉर्ड है। सेकंड हाउस में आप देखोगे तो वहाँ शनि बैठा हुआ है। थर्ड लॉर्ड बन रहा है सूर्य, और सूर्य अगेन जो है बैठा हुआ है 11th हाउस में और लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद वीनस की स्थिति आप देखेंगे तो वीनस यहाँ 10th हाउस में उच्च का बैठा हुआ है। ठीक है, 5th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है। इसके अलावा वह लॉर्ड बन रहा है 12th हाउस का भी। जुपिटर की बात यदि हम करेंगे तो जुपिटर भी मित्र की राशि में बैठा हुआ है और उसके साथ बैठा हुआ है 3rd हाउस का लॉर्ड, उसके साथ बैठा हुआ है लग्नेश और उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस के लॉर्ड की। इसके अलावा यदि हम लग्न की बात करें तो लग्न यहाँ पे आद्रा में लग रहा है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी बनता है राहु और आद्रा जो है ये इंटेंशंस को, इमोशंस को शो करता है, एक्सप्रेशन को शो करता है। एक प्रकार की आप ये कहना चाहिए कि ये एक एनर्जेटिक डिलीवरी जो होगी इन व्यक्ति की होगी। इसके बाद लग्न जो है मिथुन लग्न बन रहा है। मिथुन जो राशि बनती है वो बुध के प्रभुत्व के अंदर आती है और बुध जो है वो वाणी का कारक है, बुध प्रोनाउंसिएशन का कारक है, बुध रिदम का कारक है, बीट का कारक है। तो कुल मिला के लिए हम देखेंगे तो लग्न के ऊपर मास का प्रभाव है, लग्न के ऊपर बुध का प्रभाव है, लग्न के ऊपर राहु का भी प्रभाव है। राहु की बात यदि करें तो राहु यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा फिर राहु के नक्षत्र में बैठा है। वीनस का नक्षत्र देखते हैं तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में वो बैठा हुआ है। इसके बाद जुपिटर जो कि क्लासिकल सिंगिंग को शो करता है, तो जुपिटर का जो नक्षत्र है यहाँ पे केतु बन रहा है। मरकरी की बात करते हैं तो मरती अमात्य कारक है मरकरी और भरणी नक्षत्र में अगर शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। यहाँ मुझे जो एक पॉइंट नज़र आ रहा है वो है सैटर्न जो कि 2nd हाउस में है, जो इस बात को शो करता है कि जो मैच्योरिटी रहेगी आवाज़ में वो काफ़ी लेट एज में आएगी, मतलब अर्ली सक्सेस नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो इस पर करना पड़ेगा, मीन्स वॉइस को और मॉड्यूलेट करने के लिए गले पर अपना काम करना पड़ेगा, आवाज़ पे काम करना पड़ेगा जिसे हम कह सकते हैं। वह चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस उदाहरण कुंडली पर आप सारे नियमों को लगा के देखिए और पता करिए कि क्या कोई सिंगिंग योगा इस कुंडली में प्रेजेंट है, और यदि है या नहीं भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और मैं भी कोशिश करूँगी कि इस कुंडली को समझूं और आपके दिए हुए जवाबों के साथ टैली कर सकूं। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका समाधान पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी और इसके लिए एक न्यूनतम शुल्क आपसे लिया जाएगा। तो अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके देन, थैंक यू।